हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग इसका जो टॉपिक होगा, जैसे हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसका जो भी और भी टॉपिक बनेगा वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और जितने भी टॉपिक बनेंगे सभी का टॉपिक वाइज मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सारा क्वेश्चन। ये पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये टॉपिक है, ये क्या है? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन हम लोग को लेना है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे रियल नंबर्स का। किसका? रियल नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नंबर लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग अभी इसको देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग को समझना है। रियल नंबर, तो दोस्तों रियल नंबर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर लाइन होगा, ठीक है, कोई नंबर लाइन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये नंबर लाइन जो है, इस पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसके राइट साइड देखते हैं, बिल्कुल राइट साइड के छोर पर, तो हम लोग को प्लस इन्फिनिटी, क्या? प्लस इन्फिनिटी। और अगर इसके लेफ्ट साइड यानी पीछे की ओर तरफ जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी। यानी नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन बीच में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीरो होता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये आप इतना समझ लीजिए कि जो नंबर्स नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि जो नंबर्स लाइंस पर पड़े होते हैं, वे सभी नंबर्स को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नंबर्स नंबर लाइन पर आप दिखा सकते हैं वही नंबर रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया। यानी रियल नंबर जहां भी होगा ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही मिलेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका बहुत सारा जो है वो रियल नंबर्स के अंदर भी कैटेगरी किया गया है, तो हम लोग उसको भी एक एक करके देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा वे सभी रियल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि सपोज हम लोग 5 बोले, ठीक है, ये भी रियल नंबर है। अगर हम लोग ये 3/5 बोले, ये भी रियल नंबर है। 0 बोले, ये भी रियल नंबर है। सपोज हम लोग ये कोई डेसिमल का नंबर ले लें, जैसे मान लेते हैं 0.2 ले लें, ये भी रियल नंबर है। √2 ले लें, ये भी रियल नंबर है। और भी हम लोग कुछ ले सकते हैं 0.101110। और इसी तरह से अगर हम लोग ये इस तरह का डेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी हमारा रेशनल नंबर, ये क्या बोल सकते हैं, इसको रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स जो भी हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, तो ये रियल नंबर होगा। ठीक है, और ये सभी रियल नंबर है ही, तो इसमें तो कोई दो राय की बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अब रियल नंबर्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रियल नंबर जो होगा, रियल नंबर इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। कितना कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में बांटेंगे। रियल नंबर 2 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे जाकर के इसको ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर दोस्तों 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितना कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो कहता है कि रैशनल नंबर वे नंबर को कहते हैं
जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोला जाता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखें कि 3/5, ठीक है, 3/5 हो गया, -2/4 हो गया, या तो फिर और भी कोई नंबर हम लोग देख सकते हैं, जैसे 3 भी ले लें, 5 भी ले लें, सपोज 1.5 ले लें, ठीक है। ये सभी नंबर जो है, या तो फिर हम लोग और भी कुछ नंबर ले सकते हैं, 0. सपोज 33 और इस तरह से नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी नंबर जो है वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी को हम लोग p बटे क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी p बटे क्यू के रूप में है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है, और ये सब नंबर भी जो है वो p बाई क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर 3 है तो 3/1 हम लोग लिख सकते हैं। 5 ये, इसको तो हम लोग चेंज ही कर सकते हैं पॉइंट हटा करके। ये भी जो है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये नन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और इसमें कौन से नंबर आएंगे? वैसे नंबर जो रूट के अंदर होंगे, और रूट के अंदर कौन सा नंबर होगा? वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वैसा ही नंबर होगा, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2, √3। एक मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ, जैसे √4, ठीक है। √4 क्या ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो है सो 4 है, जो कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रूट के अंदर अगर कोई क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर आ जाए तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये भी जो है वो नंबर लाइन पर इसको हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए, इतना बात तो क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट में चलेंगे। चलिए, यहाँ इसका एग्जाम्पल आप देख लिए दोस्तों। एक और आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखिए कि पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर में और जो इरेशनल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो रैशनल और इरेशनल पूरा ये दोनों का जो ग्रुप होता है उसको कंबाइन किया जाता है, तो पूरा जो है वो रैशनल नंबर का ग्रुप क्रिएट करता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। यानी कि अगर आपसे रियल नंबर का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर गिव्स रियल नंबर, ठीक है। यानी रैशनल और इरेशनल का पूरा जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर का सेट बनाता है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर जो है उसका डेसिमल के रूप में उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो रैशनल नंबर में हम लोग देखेंगे कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी होगा, ठीक है, वो सब रैशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 1.5, देखिए पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आएगा, उसके बाद फिर पूरी तरह से वो कट छट के वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है, यानी टर्मिनेट कर जाएगा। और भी हम लोग देख सकते हैं 6.25, और भी हम लोग बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, 2.4 देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो कहां पर आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे हम लोग देखेंगे कि 0.3
3 3, ये क्या हो गया, ये 3 3 आते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये जो नंबर जो बार बार ये आ रहा है, इसको हम लोग इस पर रेकरिंग लगा सकते हैं, इस पर हम लोग बार लगा सकते हैं, ठीक है, कि बार बार कौन रिपीट कर रहा है, 3 3 रिपीट कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग देखें 2.474747, तो ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है कहीं पर, ये मतलब पॉइंट के बाद डिजिट आते जा रहा है, लेकिन कौन सा यहाँ पर जो डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, कौन सा क्वांटिटी रिपीट कर रहा है, तो 47 है ना, यानी वो डिजिट जो रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग रेकरिंग अगर बैठाना चाहें तो हम लोग इसको बैठा सकते हैं। क्या किस पर आ रहा है ये, 474747, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये इस एग्जांपल में दिख रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल दोनों जो है वो रैशनल नंबर में आते हैं, यानी ऐसा अगर कुछ है तो उसको आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है उसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 0.10 ठीक है। उसके बाद फिर और भी हम लोग कर सकते हैं 1110, ठीक है, और इसी तरह से ये आते रह जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो डेसिमल है वो पॉइंट के बाद पूरी तरह से ये कटा नहीं, ठीक है, ये डिजिट आते जा रहा है, यानी कि ये डिवीजन अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ये आते जा रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा डिजिट जो है वो रिपीट कर जा रहा है एग्जैक्ट, जिस पर हम लोग रेकरिंग बैठा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10, फिर हो गया 110, 111, ठीक है। तो रैकरिंग हम लोग इस पर नहीं बैठा सकते। रैकरिंग बैठाने का मतलब है कि जिस पर भी हम लोग रैकरिंग बैठा दिए वही डिजिट बार बार जो है सो रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग रैकरिंग नहीं बैठा सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग रैकरिंग जो है सो नहीं बैठा सकते, यानी बार का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस पर हम लोग बार का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। इसका और भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे के टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग को अब यहां पर पढ़ना है कि जो रैशनल नंबर है, ये अभी हम लोग क्या देखें, जो रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर्स का जो ग्रुप है उसमें हम लोग देखें एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है ना। क्या होता है, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है, ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से सेट आते हैं। उसमें आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग n से दिखाते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इसी तरह से नंबर आते रहेंगे, ठीक है। ये रियल नंबर्स के यानी कि जो रैशनल नंबर है इसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, और ये हमारा इरेशनल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। इससे अगर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा सेट लें तो ये हम लोग देखेंगे कि होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जो कि कहां से स्टार्ट होता है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और इसी तरह से, ठीक है, 5 और इसी तरह से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। एक होता है इंटीजर जिसको हम लोग जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो जेड से कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स
जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म, अगर तीनों को एक साथ अगर हम लोग देखें, मतलब इसी फॉर्म में अगर देखें, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसको इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 और इसी तरह से, और यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 और -4 और इसी तरह से ये इधर चलेगा और ये आगे की ओर चला जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें, क्या देखें कि सबसे पहले ये अगर ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इसको नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये सेट, तो नेचुरल नंबर से भी बड़ा क्या होगा, नेचुरल नंबर से भी बड़ा होगा हम लोग का होल नंबर, और होल नंबर से भी बड़ा क्या होगा, होल नंबर से भी बड़ा होगा इंटीजर, जिसको जेड बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी के, ये जो सभी है वो किसके अंदर आएगा, ये रैशनल नंबर के अंदर आएगा, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम लोग देखें तो सभी नेचुरल नंबर जो है उसको हम लोग होल नंबर बोल सकते, जो ये जो सभी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के भी अंदर आता है, सभी होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर भी आता है, और सभी इंटीजर जितने भी होते हैं वो सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या कहता है हम लोग का एक, जो अभी अगला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर का। अब हम लोग का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। हम लोग का अगला ये जो टॉपिक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये क्या कहता है दोस्तों, तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, सबसे पहले अब इसके पहले मैं आपको समझा देता हूं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, तब इसको समझ में आ जाएगा, इसको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर्स जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, यानी 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे कि 2, ठीक है, तो 2 का कितना फैक्टर है, 2 का यहाँ पर हम लोग देखें तो सिर्फ इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर 2 होगा। फैक्टर मतलब होता है कि वो नंबर जो दिया हुआ नंबर को पूरी तरह से काट दे, ठीक है। तो 2 का अगर हम लोग देखें प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो 2 का अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो क्या कौन हो जाएगा, 1 और ये 2 खुद होगा, यानी इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। उसी तरह 3 का देखेंगे, ठीक है, 3 का, तो 3 का को कौन काटता है, 1 काटता है और ये 3 काटता है, यानी एक नंबर 1 हो रहा है और दूसरा नंबर वो खुद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई नंबर है जिसको काटने वाला सिर्फ 1 हो या वो नंबर खुद उसे काटता हो, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसी तरह 5 हो गया, ठीक है। 5 के बाद हम लोग देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये सब का सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होगा, सिर्फ 2 फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंपोजिट नंबर समझते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या समझेंगे हम लोग, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर मतलब होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, यानी हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, सपोज हम लोग ले लिए यहाँ पर 6 ले लिए, ठीक है, तो 6 जो है वो किससे कटेगा, 6 1 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है और 6 6 से भी कटता है। तो इसका क्या फैक्टर हो गया, कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, यानी इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। तो जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। एक और हम लोग देख सकते हैं, जैसे सपोज अगर हम आपको पूछें
सपोज यहीं पर अगर हम पूछ लेते हैं कि ये 10, ठीक है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो 10 देखिए 1 से भी कटता है, 10 2 से भी कटता है, ठीक है, 10 जो है वो 5 से भी कटता है, और 10 जो है वो 10 से भी कटता है, तो इसका भी जो है वो 4 गो फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल जाए, ठीक है, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है यहाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जो है वो प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर सपोज एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 6, ठीक है, 6 एक नंबर ले लिए, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। देखिए 6 को हम लोग क्या कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, और ये इसका भी वैल्यू क्या होगा 6 होगा। देखिए 2 3 6, और ये 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरह अगर हम लोग ये सपोज हम लोग ले लेते हैं 15, ठीक है, तो 15 ले लिया तो क्या लिख सकते हैं 3 into 5, क्या लिख सकते हैं 3 into 5, यानी कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर लीजिए उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी उसका फैक्टर्स जितना भी होगा सब प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर ये चीज बोलता है कि जो इसका ये वाला जो प्रोडक्ट लिखाता है, ठीक है, वो यूनिक होगा, ठीक है। यानी कि अगर 15 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग लिख दिए 3 into 5, ठीक है, तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ अलग और भी कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता, यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। एक एग्जांपल से मैं और समझाना चाहता हूं, जैसे हम लोग ले सकते हैं सपोज ले लेते हैं 70, ठीक है, तो देखिए 70 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं 70 का, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 70 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो कितना होगा 2 गुने 5 और गुने 7, ठीक है, 2 into 5 into 7। अब देखिए ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये बोला है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखेंगे ये यूनिक होगा, ठीक है। यानी 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन और भी कोई दूसरा मेथड से यानी कोई दूसरा तरीके से नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ये यूनिक होगा, यानी कि इसके अलावा और भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी दूसरे तरीके से संभव नहीं है। और एक चीज यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, उसका इसमें कोई ज्यादा मायने नहीं है, यानी फैक्टर्स जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे कहने का मतलब अगर ये 2 into 5 into 7 है, हो सकता है 7 into 5 into 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका और भी कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर 4 to the power n हाँ, चेक वेदर एक हम लोग का क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n,
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कहता है कि क्या कि आप चेक करके बताइए कि 4 का पावर n जो है यानी 4 टू द पावर n जो है, क्या अगर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये अभी पावर के रूप में है, लेकिन क्या इसका जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके एंड में जो है वो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके एंड में 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम देखें सपोज कि अगर हम लोग देखें 5 टू द पावर या सपोज 6 टू द पावर अगर हम लोग 2 कर दें, ठीक है, तो 6 टू द पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, ठीक है, तो कितना आया, 36 आया। इसका एंड जो है वो 0 से नहीं हुआ। ठीक है, इसका एंड जो है वो 0 से नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहता है कि 4 का पावर n, जहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ n की जगह कुछ भी अगर ले लें, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लें, और उसके बाद 4 टू द पावर n का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या उसके एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, एकदम 100% ये समझ लीजिए कि उस नंबर में प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए सपोज हम लोग ये 20 देख लेते हैं। ठीक है, 20 इसके एंड में क्या है, 0 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे 20 का, तो आप देखिए 2 से ये 10, फिर ये 2 से 5, ठीक है, और फिर 5 से ये एक बार में, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 जो है उसको हम लोग 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका एंड में 0 है, इसका एंड में क्या है, 0 है, तो 0 है, तो इसका मतलब 100% उसके फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 होना ही चाहिए, दोनों। ऐसा नहीं कि एक तो 2 या 2 होगा और 5 नहीं होगा, यानी कि 2 और 5 होना जरूरी है। और किसी के भी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का जितना जोड़ा लगेगा, ठीक है, 2 और 5 का जोड़ा, उस नंबर्स के एंड में उतना ही 0 आएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 और 5 का अगर देखा जाए इसका फैक्टराइजेशन में, तो एक ही जोड़ा लग रहा है 2 और 5 का। ठीक है, ध्यान रहे 2 और 5 मिला करके एक जोड़ा होगा। ठीक है, तो 2 और 5, तो अगर इस तरह से जितना जोड़ा मिलेगा उसके एंड में उतना ही 0 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 5 एक बार है, एक जोड़ा लगा, तो इसमें 20 में कितना 0 आएगा, एक 0 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कोई नंबर है, सपोज हम लोग ले लेते हैं 300, ठीक है, तो 300 यानी 2 0 है, तो 100% ये जो 300 है, ठीक है, उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 और 5 का क्या को जोड़ा मिला होगा, 2 और 5 का 2 ही जोड़ा मिला होगा। ठीक है, 2 और 5 का कितना जोड़ा लगेगा, 2 ही लगेगा, तभी उस पर 2 0 आया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रखना है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा, मतलब उसमें 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो 4 टू द पावर n, ठीक है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर लेंगे तो 4 टू द पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और फिर यहाँ पर लिखेंगे पावर n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n होगा, 2 टू द पावर 2n होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि 2 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2n बार लिखेंगे, तब ये इसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखिए इफ 4 to the power n, if 4 to the power n ends with 0, with the digit 0, ठीक है, it must contain 2 and 5 as factors, but here 2 is a factor
एंड नॉट 5, ठीक है। 2 जो है फैक्टर है, लेकिन 5 जो है वो नहीं है, ठीक है। 2 फैक्टर हो गया, लेकिन 5 जो है वो फैक्टर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर 4 टू द पावर n जो है कैन नॉट इन विथ द डिजिट 0, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया दोस्तों। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और भी आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मैं दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पर जो है वो कितना है, 6 टू द पावर n, ठीक है। आपको ये बनाना है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा। कहता है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 टू द पावर n जो है वो क्या 0 से एंड करेगा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 6 टू द पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स कौन कौन मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं 0 से इंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 से इंड होने के लिए 2 और 5 दोनों का पेयर वहां यानी जोड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ 2 है, 5 तो नहीं है, इसका मतलब ये 0 से इंड नहीं होगा। सेम वही प्रोसेस से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है। 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो है, ठीक है, क्यों जो है वो ये नंबर और ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 कॉमन निकल जाएगा। तो 13 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। तो 13 इंटू 77, ठीक है, 77 और 1 78 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसको ये 2 फैक्टर्स मिल गया, ठीक है। हम लोग इसको और भी किसी रूप में लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 78 है, इसको आप इस तरह भी 39 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, इसको और भी हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। बस काम भर कंपोजिट नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, 2 से ज्यादा फैक्टर। हालांकि देखिए, यहाँ पर अगर ये आप नहीं तोड़ते तो यहाँ भी 1 डाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया 2 से ज्यादा फैक्टर, ठीक है। यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ भी हो गया। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, तो बस इसी तरह कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, इंटू 1 डाल दीजिए। 1 भी तो एक फैक्टर होता है ना, ठीक है, 1 भी क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी लिख सकते हैं हियर ये जो है ये 7 टू द पावर, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite
नंबर, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो इधर बना लेना है, ठीक है। जैसे मैं बनाया उसी ढंग से सेम क्वेश्चन जो है, यानी कि सेम तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्लियर कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक मैंने भी पढ़ाया, इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एलसीएम एचसीएफ का, वो अगले वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देखें और इसको अगर आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर रेगुलर आपके जो भी सिलेबस है न्यू पैटर्न से रिलेटेड, मतलब जो एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न है उसके आधार पर आपको सारे जो मटेरियल है वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।